लोग हुक्का बहुत ज्यादा यूज करने लगे अभी, तो लोग कहते हैं कि ये स्मोकिंग की तरह इतना खतरनाक नहीं है, तो बट इसकी रियलिटी क्या है? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी एज करते हैं, आपका स्पर्म एज करेगा, आपका एग एज करेगा, तो एज के साथ उनकी क्वालिटी खराब होती जाएगी। बट बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ वे पीपल आर लिविंग, दिस प्रॉब्लम वी आर सीइंग इन द यंगर लॉट। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो IVF ही होना है। जो मिसकैरेज होते हैं तो वो अर्ली स्टेजेस पे ज्यादा होते हैं या फिर 6, 7, 8 मंथ में जाके ज्यादा होते हैं? See, unfortunately, especially I think in our society, थोड़ा टैबू है around infertility. I feel infertility and especially जो उसके थ्रू जा रहा होता है ना इस प्रोसेस की वजह से, it's a very emotionally challenging, financially challenging, physically challenging in some ways because this is an indication for IVF. ये खुद से आप नहीं कर सकते naturally रह के. Could be your makeup products, could be perfumes, could be scented talcum powders, even sanitary napkins which are scented. Absolutely no. A lot of patients ना they ask me कि अब हमारा PCOS ठीक कर दो, ठीक नहीं होता, मैनेज होता है। 40 के बाद वुमेन जो है माँ नहीं बन सकती, तो ये कितना बड़ा सच है? मैं भी यही कहती हूँ, सब कुछ भगवान के हाथ में ही होता है, हम भी, हमारा साइंस भी, रिजल्ट्स भी। वेलकम डॉक्टर आरजू, तजुर्बा टॉक्स विद जितेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं, कितने टाइम से आप प्रैक्टिस में है? हाय, आई एम डॉक्टर आरजू चल्ला। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, एंड आई एम ऑल्सो अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आई एम करंटली प्रैक्टिसिंग इन साउथ दिल्ली। ओके, साउथ दिल्ली में किस जगह पे? So you can find me at Vasant Vihar. Our clinic is called Avya IVF and it's based in Basant Lok Market, Vasant Vihar. ओके, सो आप कितने टाइम से वहाँ पे प्रैक्टिस में हैं? So I am practicing over there for a period of now 2 years, I'd say, but overall my career spans over 7 to 8 years now. 7 to 8 years. Yes. Okay. So ma'am, we have divided this entire podcast in multiple segments, right? तो हम सबसे पहले जो सेगमेंट टच करेंगे वो होगा अवेयरनेस बेस्ड, कि जो आम जनता है उसमें जो कुछ मिथ्स है, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो अवेयरनेस के लिए हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो हमने सेट करे हैं। 1 by 1 हम वो क्वेश्चंस हैंडल करेंगे एंड देन उसके आगे फिर सेगमेंट वाइज हम प्रोसीड करेंगे। Right, sure. तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनफर्टिलिटी होता क्या है और किस स्टेज पे आके पता लगता है कि इनफर्टिलिटी है? So जो infertility वर्ड है वो हम तब यूज करते हैं जब एक कपल हैज कंटिन्यूसली बिन ट्राइंग फॉर 1 year to have a baby and they are not successful. Okay. Similarly, in a case scenario, if the woman is aged more than 35 years, तो यही time period 6 months हो जाता है। तो after, if you're below 35, 1 year, if you're above 35, 6 months. इस टाइम पीरियड में कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद भी इफ यू आर नॉट गेटिंग अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, देन इट इज टाइम टू कम विजिट अ स्पेशलिस्ट। दैट्स व्हाई वी लेबल देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ वुमेन रिस्पॉन्सिबल होती है या मेन भी रिस्पॉन्सिबल होता है? आज की डेट में इनफर्टिलिटी के अगर हम कॉजेज देखें, जो डेटा कहता है 40% ऑफ द कॉजेज आर फीमेल, 40% इज मेल, 20% is combined, and the rest, a smaller category of roughly 10%, it falls into unexplained. So male, female individually be responsible है and combined be responsible है. The ratio is almost similar these days. Okay. तो कुछ एज आप जो केसेस हैंडल करते हैं, तो कुछ ऐसा स्टैंडर्ड एज है जिस एज के बाद आपको वो केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, कि या फिर आज की जनरेशन में बहुत यंग एज में भी ये चैलेंजेस फेस होते हैं? सी आज की डेट में दिस इज प्रूवन बिकॉज वी हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक, स्पेशली विमेन। तो वंस वी क्रॉस 30, जो हमारा एग्स होता है, एग्स का क्वालिटी, नंबर, बोथ डिक्रीज करने लगता है। सो दैट इज एज रिलेटेड डिक्लाइन, वो तो कॉमन है ही है, इट इज एक्सपेक्टेड। बट बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ वे पीपल आर लिविंग, दिस प्रॉब्लम वी आर सीइंग इन द यंगर लॉट ऑल्सो, दैट इज लेस देन 30। इन द 20s ऑल्सो पीपल आर कमिंग विथ इनफर्टिलिटी। तो मैम, जैसे आपने बताया कि एक 40% रेशियो रहता है जिसमें मेल इनफर्टिलिटी भी आता है, मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस कैसे किया जाता है? सो मेल्स के लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट है। कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, बट वी बिगिन विद अ वेरी सिंपल टेस्ट, इट्स कॉल्ड सीमन एनालिसिस। उसमें हम उनके सीमन की जांच करते हैं। इट गिव्स अस इंडिकेशन अबाउट 3 पैरामीटर्स, द मोटिलिटी, द मोर्फोलॉजी एंड द क्वांटिटी ऑफ स्पर्म। अगर इसमें कुछ भी खराब है, it can be a factor for male infertility. Similarly, there are other causes like blockages in the reproductive tract or some chromosomal disorders or genetic factors. The list it keeps on going on. We are diagnosed with certain tests. The first step is a semen analysis.
followed by certain hormone based tests, and lastly if needed we do ultrasounds also. ओके तो कभी ऐसे केसेस आपको देखने को मिले, मतलब अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है ना कि फीमेल की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम होगी, बट मेल्स बहुत इजीली आते नहीं है सामने कि हमें अपने टेस्ट कराने चाहिए नहीं, तो आप कैसे, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया तो आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं इसके लिए कि आपको भी टेस्ट कराना चाहिए? सी आज के डेट में जो इनफर्टिलिटी है वो मैंने आपको जैसे बोला दोनों पार्टनर से अराइज कर सकती है, तो ये प्रोटोकॉल है, यू हैव टू टेस्ट बोथ द पार्टनर्स. आई कांट अज्यूम कि सिर्फ फीमेल प्रॉब्लम है या मेल प्रॉब्लम है. वी हैव इन ऑर्डर टू make them understand and for me to give them a solution I have to assess and diagnose both of them. तो ये मैंडेट है, हम दोनों पार्टनर्स को टेस्ट करते हैं जब वो आते हैं. फीमेल की अपनी टेस्टिंग होती है, मेल की अपनी टेस्टिंग होती है, एंड उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं. सो दिस एनी कपल मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कुड बी आइदर फीमेल और मेल और बोथ. सो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ. तो आज की जनरेशन जैसे बहुत लेट मैरिज करती है, फिर देन उसके बाद थोड़ा सा और टाइम लेके बेबी प्लान करती है, तो ये जो लेट मैरिजेस है, लेट प्लानिंग है, तो क्या इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है? यस ऑफ कोर्स. जैसे आई हैव ऑलरेडी सेड कि जो हमारा फर्टाइल एक रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, ठीक है, पीक फर्टिलिटी जब होती है विच इज इन द यंगर एज ग्रुप. सो विथ एज, जैसे वी एज योर बॉडी एजेस राइट, वैसे आपकी बॉडी का हर सेल एज करता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी एज करते हैं, आपका स्पर्म एज करेगा, आपका एग एज करेगा. तो एज के साथ उनकी क्वालिटी खराब होती जाएगी, विच इज वाई व्हेन वी गेट मैरिड लेट और सम वुमेन उनको करियर पे पहले फोकस करना है, मे बी फैमिली लेट, विच इज ओके. एट दिस पॉइंट हमारे पास इतना साइंस है, इतना मेडिकल टेक है कि ये सुविधा सबको अप्लाई हो सकती है. ऑल यू हैव टू डू इज टेक एन इनिशिएटिव. अगर आपको लेट मैरिज करनी है इट्स ओके, लेट फैमिली प्लानिंग करनी है इट्स ओके. फ्रीज योर एग्स, just freeze them and be carefree. You can go about your life, your social life. There is no hold back as such, you know. And then whenever you feel you're ready mentally, financially, physically, you're in that zone, you want to plan a baby, it's very easy. Because that embryo or that egg that you've frozen today, वो आज से ज्यादा बुढ़ा नहीं होगा. वो आज की डेट पे फ्रीज हो जाएगा, आप एज करते जाओगे, but your egg will be young. तो ये फ्रीज करने का प्रोसेस कैसे रहता है? कितना, मतलब क्या ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल होता है कि चैलेंजेस फेस करने पड़े जो भी पेशेंट है? सी रिलेटिवली इनफर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी प्रोसीजर्स बहुत सेफ हो गए हैं आजकल, ठीक है. उसमें ज़्यादा ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई ऐसा व्हाट डू यू कॉल इट खतरा नहीं है. आई वुड से इट्स रिलेटिवली अ सेफ प्रोसेस. लेट मी एक्सप्लेन. इट्स वेरी इजी. हम फीमेल को बुलाते हैं सेकेंड डे ऑफ अ पीरियड पे, उसको 10 डेज के इंजेक्शन लगते हैं विच आर योर सेम हॉर्मोन्स जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हम बाहर से सप्लाई करते हैं. आवर एम इज टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ एग्स, जितने ज्यादा हम कर पाए, और फिर उसको हम रिट्रीव कर लेते हैं बॉडी से बाहर जहां वो फ्रीज हो जाते हैं. अगर यही महिला मैरिड है तो इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग हर एग्स अलोन, वो अपने हस्बैंड का स्पर्म लेके उसको एग एंड स्पर्म को हम जोड़ के एम्ब्रियो बना के सीधा एम्ब्रियो भी फ्रीज कर देते हैं. एंड व्हेन मे बी अ ईयर लेटर, 2 years later, when you are ready, we just have to take that out, thaw it and transfer it for a baby. तो मतलब इतना आसान हो चुका है आज की डेट में तो वेरी, बट इसकी बहुत कम अवेयरनेस है. मैंने जितना अपने आसपास के लोगों से सुना है तो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, और कहते हैं ना स्ट्रेस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, और इसी चीज़ का स्ट्रेस लेके वो और स्ट्रेसफुल होते चले जाते हैं. दैट्स करेक्ट. आज का आई थिंक वर्क ले लो, लाइफ ले लो, स्ट्रेस इज एवरीवेयर. और यही स्ट्रेस जब क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है ना लाइफ में, छोटा मोटा स्ट्रेस तो आई एम अज्यूमिंग सबको होता है, दैट्स ओके, बट जब क्रॉनिक स्ट्रेस आ जाता है ना, इट डिस्टर्ब्स योर हार्मोनल एक्सिस. इट लीड्स टू सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल जब हाई हो जाता है हमारी बॉडी पे, वो हमारी एचपीओ एक्सिस में जाके स्पेशली इन फीमेल्स हार्मोन्स को लो कर देता है. लो करने की वजह से हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आने लगती है. सो ओवरऑल क्रॉनिक स्ट्रेस इज बैड, वेदर फॉर मेल वेदर फॉर फीमेल. अच्छा, आज की जनरेशन में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ओवरवेट. तो ओवरवेट या फिर अंडरवेट होने से भी इनफर्टिलिटी का इशू क्रिएट हो सकता है? यस, वेट का दोनों स्पेक्ट्रम, चाहे आप ओवरवेट हैं चाहे आप अंडरवेट है, इज बैड. अगेन इसका साइंटिफिक बेसिस इज इन द हार्मोनल एक्सिस एंड रेगुलेशन ऑफ योर हार्मोन्स. इट डिस्टर्ब्स दैट. सडन वेट लॉस,
सडन वेट गेन दोनों बैड है. अगर आपको वेट लॉस भी करना है, इट हैज टू बी सस्टेनेबल एंड इन अ healthy manner, not crash dieting, not fat diets, not starving yourself. It has to be a balanced weight loss, because in crash diets you lose a large amount of weight very fast, and it's really bad for your hormonal axis. Again, आपके hormones disrupt होंगे, आपका egg का quality खराब होगा, आपका sperm खराब होगा, आपका conception में problem आएगी. और जो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम मोबाइल इतना ज़्यादा आज की डेट में हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं जो आप ऑफिस में काम करते हैं. पहले किसी ज़माने में डेस्कटॉप होते थे, बट आज की डेट में हर ऑफिस में लैपटॉप्स हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती होगी. Yes, especially laptops and people who are in the habit of placing their laptops on their thighs or just on them when sitting and working, because you must have also realized काफी टाइम तक आप लैपटॉप यूज करते हैं, गर्म हो जाता है, it starts blowing hot air. तो जहां पे भी रीजन पे आपने रखा है, it's going to get hot. And इस हमारा गमीट्स, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत क्लोज होता है इन प्रॉक्सिमिटी. वहां पे अगर वो टेम्परेचर डिस्टर्ब हो, स्पेशली इन मेल्स, तो वो हमारा स्पर्म यानी जो हमारा मेल गमीट होता है उसको खराब कर देता है. तो अगेन आपका इनफर्टिलिटी अराइज हो जाती है. सो दीज आर नॉट गुड हैबिट्स टू कीप. ऑलवेज कीप इट ऑन अ डेस्क, ऑन अ टेबल, डोंट कीप इट ऑन यू. ओके, तो अगर मेरा काम ही ऐसा है कि जहाँ मुझे फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ा है, लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तो इसको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए? सिंपल है. अगर आपका लैपटॉप का काम है तो आपको टेबल लेना है. इट्स वेरी सिंपल. अपने ऊपर नहीं रखना, आपसे दूर रखना है. एनीथिंग दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद योर बॉडी, जो गर्म कर रहा है आपका, चाहे वो टाइट क्लोथिंग है बाय द वे, चाहे वो आपका लैपटॉप है, एनीथिंग दैट इज इंक्रीजिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर इन मेन, दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन खराब करेगा वो. तो आपको सिंपल सी चीज करनी है, डेस्क लेना है, उस पर अपना लैपटॉप रखना है और वहां से काम करना है. तो उसकी रेडिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं? नो, रेडिएशन एक्चुअली डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट करती. यस, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी स्टडीज चल रही है अभी. इट्स नॉट कोरिलेटेड कि आपने फोन चलाया तो आपको इनफर्टिलिटी होगी. नो, ऐसा नहीं है. यस, सब चीज का टाइम होना चाहिए, सब चीज एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, एंड कुछ भी बॉडी के एकदम साथ नहीं होना चाहिए. कीप इट एट अ डिस्टेंस, यूज इट एट पर्टिकुलर टाइमिंग्स, डोंट ओवरडू एनीथिंग. तो बहुत सारी रील्स हमने देखी है जहाँ कहते हैं पॉकेट में फोन रखने से प्रॉब्लम होती है. तो उन चीजों का कितना रिलेटेबली वो सच है, झूठ है, क्या है वो? तो जहां तक ये रेडिएशन की बात हो रही है, एक्चुअली देयर इज नो साइंटिफिक प्रूवन स्टडी अभी कि इट्स रियली बैड और इट्स कॉजिंग सम हार्म टू यू. वो जो भी लिमिटेशंस आती है, इट्स बिकॉज ऑफ आई थिंक मोर और लेस लिमिट योर टाइम इन द सेंस बी मोर प्रोडक्टिव अबाउट इट. आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्मफुल रेडिएशन दैट इज कॉजिंग एनी bodily harm as such. Else you would have had more stricter regulations around use of laptops or selling laptops or phones or use of mobile phones. But अभी ऐसा कोई इतना हार्मफुल स्टडी नहीं आया. आईवीएफ एक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है आज की डेट में ये प्रोसेस जो है. तो क्या आईवीएफ ही इनफर्टिलिटी का ओनली सॉल्यूशन है या फिर और कोई मेडिकल ऑप्शंस भी रहते हैं? IVF एक्चुअली लास्ट ऑप्शन है. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो IVF ही होना है. दैट्स नॉट राइट. बहुत सारे और मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, वेरी सिंपल मेथड्स. कई लोगों को नेचुरली कंसीव होता है जस्ट विथ मॉनिटरिंग, जस्ट विथ ओरल टैबलेट्स, जस्ट विथ माइनर इंजेक्शंस. देयर इज IUI ऑल्सो. सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. When everything fails, then we go to IVF. Okay. So it's not the first, it's almost the last option for everybody. सो और क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? जैसे आपने बताया ऑरल मेडिकेशन रहता है, उसके अलावा और क्या ऑप्शंस रहते हैं जिससे बहुत इजीली कंसीव किया जा सकता है? सी डिपेंडिंग, एक तो पेशेंट डिपेंडेंट होता है. पेशेंट की इशू क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग एनीबडी इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम दैट यू हैव, चाहे वो फीमेल को हो चाहे वो मेल को. ठीक है, अगर सिंपल सी प्रॉब्लम है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही, यानी बॉडी में एग नहीं बन रहा, वो हम थोड़ी मेडिकेशंस होती है, ओरल स्मॉल इंजेक्शंस होते हैं, उनसे भी करा सकते हैं. दूसरा एक स्टेप होता है हमारे पास IUI और सिंपल होता है. उसमें हम मेल पार्टनर का सीमेन लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं, अच्छा स्पर्म, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, एक कैथेटर के जरिए सीधा फीमेल में इंसर्ट कर देते हैं क्लोजर टू द एग. दैट इज IUI. लास्ट में आता है IVF. IVF में जो प्रोसेस है, हम फीमेल के एग्स बनाते हैं थ्रू द मीन्स ऑफ सम इंजेक्शंस. वंस हर एग्स आर रेडी, वो एग्स बॉडी से निकाल लिए जाते हैं. सेम डे पार्टनर का सीमन लिया जाता है, उसमें से हेल्दी स्पर्म्स लिए जाते हैं. एग और स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है, इससे हमारा एम्ब्रियो बनता है. वंस आर एम्ब्रियो इज रेडी, इन द नेक्स्ट साइकिल और इन द सेम साइकिल हम वो एम्ब्रियो एक पतले कैथेटर के थ्रू
पेशेंट में ट्रांसफर कर देते हैं एंड दैट देन वी फॉलो अप फॉर प्रेगनेंसी. दिस इज इन शॉर्ट an overview of the IVF process. तो ये जो आपने ट्रीटमेंट्स बताए इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट है, तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन देता है या फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है? अगेन नंबर वन पेशेंट की अंडरलाइन कंडीशन पे डिपेंड करता है. इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, आई विल बी ऑनेस्ट. ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स हम करेक्ट करके बाईपास करके आईवीएफ के थ्रू भी फिक्स कर देते हैं. कई चीजें हम मेडिकेशन से भी फिक्स हो जाती है एंड कई चीजों के लिए लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस लगता है. स्पेशली योर लाइफ स्टाइल, योर हैबिट्स, योर एक्सरसाइज, योर फूड ईटिंग हैबिट्स, अ लॉट ऑफ इट प्लेज अ बिग रोल इन दिस. सो आई वुड से इट्स एक्चुअली एन ऑन गोइंग प्रोसेस जिसपे पेशेंट को भी उतना ही योगदान देना पड़ता है जितना डॉक्टर या साइंस देता है. इट्स अ 50-50 प्रोसेस एंड दैट्स हाउ इट गोज. तो अब हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें कि हम कुछ रियल लाइफ आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जो आपने हैंडल करे हो. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कभी कोई ऐसा केस हुआ है जहाँ पे किसी कपल ने बहुत सालों बाद प्रेगनेंसी अचीव की हो, देन आपको भी लगा हो कि हाँ मतलब जितनी मेहनत मैंने करी इनको ट्रीटमेंट देने में, तो ऐसा कोई केस जहाँ पे कपल बहुत ज़्यादा खुश होके आया हो कि फाइनली आया था हमारे. वी हैड दिस कपल, आई रिमेम्बर, दे आर बेस्ड इन द यूएस एक्चुअली. तो उन्होंने वहाँ भी ट्रीटमेंट कराया 2-3 IVF साइकिल्स एंड सक्सेसफुल नहीं रहा. देन दे वर इंडियंस, दे केम टू इंडिया, दे सॉ अस. हमने आइडेंटिफाई किया कॉज क्या था जो आई थिंक मिस हो रहा था कहीं पे. वी ट्राई टू ओवरकम दैट विद सर्टेन मेडिकेशंस. हमारे यहाँ भी ट्रायल्स लगे उनको 1, 2, 3 साइकिल, बट 4th साइकिल में उनको कंसीव हुआ. सो दैट वाज एंड उस मेडिकल बेसिस पे मैं ज्यादा जाऊंगी नहीं बिकॉज हर पेशेंट का अलग होता है. बट उनका कॉज ये था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल कॉज था जो मिस हो रहा था कहीं, जो हमने आइडेंटिफाई किया, उसकी टारगेटेड ट्रीटमेंट दी एंड देन आफ्टर 12 years ऑफ मैरिज दे हैड कंसीव्ड विद अस. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि ये सब तो भगवान के हाथ में, तो उन पेशेंट्स को आप क्या बोलते हैं? मैं भी यही कहती हूँ, सब कुछ भगवान के हाथ में ही होता है. हम भी, हमारा साइंस भी, रिजल्ट्स भी. एंड आई फील दवाई एंड दुआ साथ में जाता है. इट्स अ कंबाइंड थिंग एंड यू हैव टू हैव फेथ इन द प्रोसेस, क्योंकि लॉन्ग टीडियस हो सकता है. ठीक है, हर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी को सेकंड, थर्ड, कईयों को ईयर्स लग जाते हैं. तो टू हैव फेथ इन व्हाट यू आर डूइंग एंड टू हैव फेथ इन गॉड, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. We also have faith in God and that's how we proceed. अच्छा डॉक्टर, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि काफी कपल्स ना अपने इनफर्टिलिटी को छुपा के रखते हैं, वो किसी से डिस्कस नहीं करते. तो ऐसे कपल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? See, unfortunately, especially I think in our society, थोड़ा taboo है around infertility and any problems related to that. तो नॉट ओनली मेल फीमेल दोनों ही छुपाते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड एज डॉक्टर्स वी आर एट कंप्लीट डिस्कशन. वी आर नॉट लाइबल टू डिस्कस विद एनीबडी. बट मैं पेशेंट्स को जरूर ये बोलती हूँ कि इफ यू नो समबडी हु हैज अ सिमिलर स्टोरी जो शायद आप डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे तो आपको देख के फॉरवर्ड आ जाएगा. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नॉर्मलाइजिंग दिस. सी, इनफर्टिलिटी इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिजायर. ठीक है, इट्स नॉट अ मेडिकल कंडीशन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आपकी इच्छा है तो आप आते हैं, तो इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है. द मोर यू विल टॉक अबाउट दिस, द मोर यू विल डिस्कस दिस, इट विल हेल्प अदर पीपल विद द सेम प्रॉब्लम टू कम फॉरवर्ड एंड सीक द हेल्प. जो छुपे होंगे वो आगे आ पाएंगे. सो दैट इज माई मैसेज टू देम. डोंट शाई अवे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ट्रीटेबल. हेल्प पीपल अराउंड यू. एंड डू यू थिंक कि एक कपल से पहले एज अ सोसाइटी हमें इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा? जैसे आपने कहा कि ये बहुत बड़ा टैबू बन चुका है, तो एज अ सोसाइटी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इन चीज़ों को किस नज़रिए से देखें? मतलब आई फील इनफर्टिलिटी एंड स्पेशली जो उसके थ्रू जा रहा होता है ना इस प्रोसेस की वजह से, they are mentally very delicate. It's a very emotionally challenging, financially challenging, physically challenging in some ways. So be nice to them. Be polite to them. And sometimes if you can't give that form of support, just be silent. Silent support is also very big. Just be silent. Let them do what they want. Don't give them unnecessary advices. ये हो जाएगा, adopt कर लो उससे. मतलब it doesn't need to be that way. A silent supporter is also a supporter. So just support them in whatever way you can. और हमारी सोसाइटी में जब हम किसी से अपनी कोई भी मेडिकल कंडीशन हो या फिर इनफर्टिलिटी की ही बात करी जाए, तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे कुछ भी सजेशन देने लगते हैं कि आप ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लो. तो आपको क्या लगता है कि उन सजेशंस को कितना इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और कितना सीरियसली उन सजेशंस को लेना चाहिए?
I personally feel कि if somebody is going through this, they have to see a specialist. क्योंकि हर इंसान का cause same नहीं होता infertility का, हर इंसान का treatment same नहीं होता, and हर इंसान that person is not in a position to give advice. I feel a specialist can assess what the problem is. एक कपल का प्रॉब्लम दूसरे कपल का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो ट्रीटमेंट जो बताएंगे उन पे नहीं वैल्यू करेगा वो चीज. तो इट इज बेटर यू सीक proper professional advice. Don't listen to laymen. Listen to a specialist who's worked in this field, who's helped thousands of other people unsee pregnancies. They will help you. तो हर केस सेम नहीं होता, इसलिए हर एडवाइस सबके लिए वैलिड नहीं होती. हर स्पेशलिस्ट टेलर मेड ट्रीटमेंट देता है, स्पेशली इन इनफर्टिलिटी. मैंने बताया फर्स्ट डायग्नोज द प्रॉब्लम देन ट्रीटमेंट. सो दैट्स हाउ यू शुड गो. बट आपको लगता है कि हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था एक डॉक्टर के साथ, तो उन्होंने बताया कि पेशेंट का ना डॉक्टर पे ट्रस्ट बहुत कम होता जा रहा है दिन पे, ड्यू टू मेनी रीजंस. कि कई बार ऐसा देखा गया केसेस बहुत एक्स्ट्रा बिलिंग हो गई, कई बार पेशेंट नहीं बच पाया, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे जिनसे हमारी बात हो रही थी. तो आपके केस में कभी ऐसा होता है कि लोग मे भी हो सकता है ये सोच के आते हैं कि यार इन्हें तो अपना पैसा ही बनाना है, तो इसलिए शायद ये हमें चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, तब कभी ऐसे केसेस आपके सामने आए हो? सी ये माइंडसेट आई फील कई बार पेशेंट्स का आ सकता है, बट यू हैव टू रियलाइज वन थिंग ऑल्सो कि स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई फील्ड इन इनफर्टिलिटी, जो इंजेक्शंस है, जो मेडिसिन है, उन्हीं का कॉस्ट एक्चुअली हाई है. सो जो हमारा पर से कॉस्ट थोड़ा हाई जाता है इज बिकॉज ऑफ द अंडरलाइक इंजेक्शंस एंड ट्रीटमेंट्स दैट आर इम्पोर्टेड. सम आर इंडियन बेस्ड ऑल्सो. इट डिपेंड्स, कॉस्ट वैरीज अकॉर्डिंगली. बट मैं हमेशा ऑप्शन देती हूँ दैट आई हैव ऑप्शंस ऑफ दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो. दिस इज गोइंग टू कॉस्ट दिस मच, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट दिस मच, एंड दिस इज गोइंग टू कॉस्ट दिस मच. विच एवर इज बेटर. बट देन उसके साथ सक्सेस रेट भी वैरी करता है, विच दे मस्ट अंडरस्टैंड. इफ आई एम यूजिंग समथिंग बेटर, अ बिट मोर एक्सपेंसिव, इट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू, इट्स बिकॉज आई नो इट्स गुड फॉर यू. ओके डॉक्टर, हम अपने थर्ड सेगमेंट पे आते हैं, विच इज अबाउट डेली हैबिट्स. राइट, कि सबसे पहले जो बोला जाता है, बहुत कॉमन फ्रेज है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है. तो ये जो 7 से 8 घंटे की नींद की बात की जाती है, तो वो इनफर्टिलिटी पे कितना इम्पैक्ट डालती है? Very important. I think a good night's sleep is one of the easiest and cheapest treatments you have. Make sure you have a regular sleeping schedule. आपको 7 से 8 घंटे की नींद मिल रही है. हमारी बॉडी में एक नेचुरल हार्मोन होता है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन, जो स्लीप के टाइम पे सिक्रीट होता है. इट्स ऑल्सो अ रिपेयर हार्मोन. इट हेल्प्स योर बॉडी रिकवर एंड रिपेयर. अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, आपकी डिस्टर्ब स्लीप, यूर स्लीपिंग लेस, दिस हार्मोन सिक्रीशन इज डिस्टर्ब, विच देन डिस्टर्ब्स योर हार्मोनल एक्सिस, विच देन इम्पैक्ट्स योर स्पर्म एंड योर एग, लीड्स टू इनफर्टिलिटी. और जो हम आजकल खाना भी प्लास्टिक बैग्स में आ रहा है, पानी भी प्लास्टिक बॉटल से, तो ये जो प्लास्टिक है ये कितना बॉडी को इम्पैक्ट करता है? प्लास्टिक्स में बहुत सारे हमारे काफ़ी सारे मेंशन्ड और काफ़ी सारे अनमेंशन्ड कंपाउंड्स होते हैं which are not good for health. I will take this time to mention not only plastic, anything fragranced, anything with unnecessary chemicals that is added. Could be your makeup products, could be perfumes, could be, scented talcum powders, even sanitary napkins which are scented. Absolutely no. Dioxins, BPAs, these are all endocrine disruptors. They go up, they are absorbed slowly into your body, they disrupt your hormonal axis. तो ये क्या मेन और फीमेल दोनों के लिए होता है? बोथ लाइक लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो सारी चीजें जो यूज करते हैं ये दोनों को इम्पैक्ट करती है. क्योंकि डेली यूज में आप रोज परफ्यूम लगाते हैं, I'm sure. बिल्कुल. People who use talc use it daily. For females, menstrual products, they use it always during the time of their periods. अगर if these are not regulated, if these contain unnecessary chemicals, slowly, steadily, they absorb in your body. And once they're absorbed and they reach the stream and they get to certain maintenance levels, they disrupt your hormonal axis. They are very commonly identified as endocrine disruptors. So don't you think that it is very difficult to stop usage of these things? I know it's difficult, but it's advisable. ठीक है, अपना मैंने आई ऑलवेज सेड कि देयर इज ओनली सो मच दैट वी कैन डू. 50% हम साइंस ड्रग्स करेंगे, बट 50% पेशेंट को भी करना है. लाइफस्टाइल अच्छा करना है, स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, आपका यू ट्राई टू यूज एज लेस एज पॉसिबल. And if you're using, make sure your product is clean. Read the ingredients. Online बहुत सारी applications आ गई हैं आजकल. Just run your ingredients on that application. वो आपको पहले ही बता देगा इसमें कोई unnecessary chemical compound है या नहीं. Clean products use करो. That's all. ये तो बात हो गई कि मतलब हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसका ध्यान देना है. Yes.
डेली 30 मिनट्स वॉक, लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा होता है हार्मोन बैलेंस के लिए भी, तो ये कितनी किस हद तक सच है? 100%. एनी फॉर्म ऑफ मूवमेंट, वॉकिंग आई थिंक सिंपल, आप खड़े होके भी वॉक कर सकते हो अपने घर पे, इवन इफ यू डोंट हैव स्पेस, वॉक इन योर हाउस, वॉक इन योर रूम. Any form of physical exercise, at least 30 to 45 minutes is recommended every single day. Specifically in infertility point of view से आप PCOS patients जो होते हैं जिनको polycystic ovarian syndrome होता है, उनमें walking और तुम्हारा कोई भी form of physical exercise is highly recommended. ऐसे patients 10% भी अपना body weight कम कर ले, automatically ovulation start हो जाती है in 90% cases. So imagine just by fixing your lifestyle, you can fix so many things. So it is 100% recommended. So do you recommend walking और gymming? मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा और जल्दी रिजल्ट देगा? See, different types. It depends on your target. Depends on your baseline body weight and depends on your target and depends upon any hormonal condition that you have. उस हिसाब से आपका workout regime may, I think you should make it in, with a trainer or like a nutritionist, उनके साथ बैठ के depending on all these base factors make a good schedule. Gymming और walking में ऐसे कोई अंतर नहीं है, जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए. Again, nothing in too much excess, because rapid weight loss is also not good. Stick to sustainable weight loss. Stick to a good diet. Stick to a daily routine that you can easily follow. Don't be like you're going to the gym regularly for 10 days and now you're so tired अब आप जा ही नहीं रहे. Walking आप रोज करोगे, it's so easy. Gymming भी आप रोज कर सकते हो. But keep it regulated. As much as your body can do, don't push yourself too much. And target sustainable weight loss. अच्छा, आज की जनरेशन स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत कॉमन हो चुका है, तो ये हमारी बॉडी पे, हमारी फर्टिलिटी पे कितना इम्पैक्ट डालते हैं? डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इनफैक्ट, बिकॉज ये डायरेक्टली, चाहे स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, आजकल वेपिंग है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ थिंग्स पीपल आर गेटिंग इनटू. इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द डीएनए ऑफ योर स्पर्म एंड योर oocyte, completely degrades the quality. So which is why it is a very upcoming risk. It's a very common risk factor these days. And if you're trying to conceive, if you're struggling from infertility, you have to cut down. There is no option. Alcohol, smoking, both has to be cut down. स्मोकिंग का ऑल्टरनेट, जैसे आपने कहा वेपिंग, लोग हुक्का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे अभी, तो लोग कहते हैं कि ये स्मोकिंग की तरह इतना खतरनाक नहीं है, तो बट इसकी रियलिटी क्या है? इनफैक्ट मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आए थे एंड वी हैड टोल्ड देम स्टॉप स्मोकिंग टू द हस्बैंड एंड ही इज लाइक, डॉक्टर आई स्टॉप स्मोकिंग, आई एम जस्ट वेपिंग नाउ. And I was like, really, that is not good at all. I think people are not understanding this. I feel vaping is even more dangerous because vaping has just come. उसके पास, हमारे पास long term studies है नहीं vaping को लेके कि आगे जाता है क्या हो सकता है उसमें. Smoking we know is bad. It causes cancer. It's going to cause different body problems, not only infertility, bigger problems will give you. Vaping has so many chemical compounds. You have no idea. It is going to make that damage that much faster. It is not safe at all. In fact, I think it's even worse than smoking, vaping. Because उसकी अभी, जैसे आपने कहा कि कोई स्टडी नहीं है उस पर, क्योंकि इतना अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी लॉन्ग टर्म हमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं पता कि क्या हो रहा है लोगों को, उससे क्या बॉडी पे हार्म हो रहा है. एंड इनफैक्ट जितनी स्टडीज अभी एज ऑफ रिसेंट आई हैं, दे हैव ऑल डीम्ड वेपिंग इज वेरी अनसेफ. It's worse than smoking, and the damage is much faster because of the chemical compounds. Half we know, half we don't even know what is in it. अच्छा डॉक्टर, फीमेल में अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो उनको पहले डॉक्टर से कंसल्ट कितने टाइम बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? सी, अगर आप वन ऑफ एक इरेगुलर पीरियड हियर एंड देयर और मिस्ड पीरियड हियर एंड देयर इज ओके, बट अगर आपके कंटिन्यूसली इरेगुलर पीरियड्स है, देन यू हैव टू सी अ स्पेशलिस्ट. क्योंकि इरेगुलर पीरियड इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम. तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है. कुड बी बिकॉज ऑफ PCOS, थायराइड प्रॉब्लम्स, सम अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स, कि क्यों पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं. सो एनीथिंग दैट इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, आई वुड से मोर देन 6 months से अगर आपके इरेगुलर हो रहे हैं या फिर स्टार्ट से आपकी इरेगुलर है, देन यू मस्ट कम एंड सी अ स्पेशलिस्ट फॉर अ बेसिक डायग्नोसिस. सो इसका मेजर रीजन क्या निकल के आता है? जैसे आपने कुछ केसेस हैंडल किए होंगे, तो PCOS और PCOD के जो मेन कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम? PCOS actually is quite common now. It has become a metabolic problem. पहले पता है PCOS को सब कहते थे it's just a infertility problem or a women's problem or a reproductive problem, but no, now it's a metabolic problem and it is rising very fast and we are seeing it happen in younger age groups also. Again, the culprit is lifestyle.
not eating well, trans fat ज़्यादा and unhealthy, processed food ज़्यादा खाना, no exercise, sedentary lifestyle. It is all giving rise. It's a spectrum of unhealthy lifestyle which is giving rise to PCOS and like problems. And in PCOS, the diagnosis is important because we don't treat PCOS exactly. We treat the problems that arise out of PCOS. Irregular periods है तो वो treat करेंगे. कई लोगों को acne आने लगता है वो treat करते हैं. Excessive hair आने लगता है वो treat करते हैं. तो symptoms treat होते हैं. PCOS को manage आप ही को करना है. सबसे important intervention is lifestyle. Good food and exercise. It can take you a long way. सो PCOS और PCOD में डिफरेंस क्या रहता है? PCOD ओल्डर टर्मिनोलॉजी है. जब इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते थे, they assumed it was only targeting a reproductive organs, but now we have realized it targets much more. You get cholesterol, hypertension, diabetes, obesity, all of this is a sequelae. मतलब PCOS से स्टार्ट होके आगे तक पहुंच जाता है if you don't control it. Now it is called polycystic ovarian syndrome. ओके तो इसमें स्ट्रेस कितना बड़ा रोल प्ले करता है? सी पीसीओएस का ना कॉज अलग होता है. स्ट्रेस इज डिफरेंट. पीसीओएस अपने आप होता है. पीसीओएस ये पीपल आर बोर्न विद. समटाइम्स वी कांट अज्यूम. अगर आपके बॉडी में टेंडेंसी है पॉलीसिस्टिक और आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, यू विल डेवलप a spectrum of symptoms because of PCOS. You will always have PCOS. Okay. You can have PCOS and you can have no symptoms. Perfect. You need no treatment. You can have PCOS and multiple symptoms. So we would treat the symptoms, not PCOS. PCOS का diagnosis, a lot of patients ना they ask me कि अब हमारा PCOS ठीक कर दो. ठीक नहीं होता. मैनेज होता है और वो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है लाइफस्टाइल. दैट्स ऑल. अच्छा डॉक्टर, कोई भी मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी वाले स्टेज तक ना पहुंचे, उसके लिए कोई आप टिप्स देना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ों का उसको कॉमनली ध्यान रखना चाहिए? सी इनफर्टिलिटी के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं. कुछ प्रिवेंटेबल हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते. सो इन जनरल टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम खुद रेकमेंड करते हैं, just maintain a good lifestyle. What do I mean by that? Take up some form of exercise. Could be walking, could be yoga, could be gymming, anything that is sustainable and works for you. All of these exercise increase blood flow in the body, especially yoga. जो pelvic postures होते हैं योगा में, उसमें pelvic region में blood flow बढ़ता है, जहाँ हमारे reproductive organs होते हैं. उससे उनकी health better रहती है. Antioxidant rich diet. या तो नेचुरली या तो इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स. नेचुरली कहाँ से मिल सकते हैं? एनी फॉर्म ऑफ बेरीज. यू हैव स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, एवोकाडो, green leafy vegetables. All of these are good, rich in antioxidants. Seasonal fruits, they are very nice. इसी के साथ add some supplements. There are certain proven supplements that support your reproductive health और ये male and female दोनों के लिए useful है. You have CoQ, you have zinc, you have selenium. Make sure your vitamin levels are in check. Vitamin B12 should be in order. Vitamin D should be in order. These are very important. Maintain a good sleeping schedule. Make sure you're getting 6 to 7 hours of sleep every night. Try to manage your stress. You cannot eliminate stress, but you can manage it. Take up therapy, take up meditation, take up some activity that brings you joy, that relaxes you. Talking to a friend, talking to family members, just try to manage your stress. And despite this, if some problems persist, you have specialists. The main thing is to go in time. Don't go late. If you know there's a problem, don't try to solve it on your own. Don't try to take advice from people who are not authorized to give you advice. Go to a specialist, seek advice, and plan your treatment. So, अब हमारे लास्ट सेगमेंट पे आएंगे, which is myth busting. Right. There are so many myths जो लोगों ने बना रखे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. जो सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ है हमारे देश में स्पेशली, कि ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है ये अधिकतर रईस लोगों में आती है. गरीब आदमी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रईस लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होता है. तो ये कितना सच है और कितने केसेस आप ऐसे देखते हैं? अर्बन एरियाज या जो रिच पीपल आप कह रहे हैं उनका लाइफस्टाइल अगेन थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव ईट, बैड हीटिंग हैबिट्स, उस वजह से थोड़ा प्रीडोमिनेटली ज्यादा दिखता है. बट येस, इन द अदर स्पेक्ट्रम भी दिखता है. मे बी इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट एज मच, और मे बी दोज पीपल डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेल पीपल सो मच. बट हम दोनों स्पेक्ट्रम में दिख रहे हैं, दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल. और ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव रहता है, इसलिए जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो इस ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, और देन दे गिव अप एक टाइम बाद कि नहीं ठीक है, नहीं होता तो नहीं होता.
अब जो ये आप कॉस्ट ऑप्शंस बोल रहे हैं ट्रीटमेंट के, काफ़ी फीजिबल कर दिए गए हैं एंड आई डोंट थिंक इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट वेरी आउट ऑफ रीच ऑफ फॉर पीपल एंड every center, every institute organization has their own protocols and the way they can help cost wise. So go to your closest one. I'm sure there is an EMI option, there is payment, multiple payment options have come and I don't think it is too out of reach. When I feel you can spend the same amount somewhere else, I think for your fertility insurance, this is sort of as a backup, I think you should go ahead and spend. अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ है कि 40 के बाद वुमेन जो है माँ नहीं बन सकती, तो ये नेचुरली माँ नहीं बन सकती, तो ये कितना बड़ा सच है और झूठ है? आई थिंक पेशेंट डिपेंडेंट है, बट एब्सोल्युटली ये कहना कि नहीं बन सकते इज फॉल्स. हुआ है, हमारी सेटिंग में हुआ है, इट्स क्वाइट पॉसिबल विद द राइट ट्रीटमेंट. नेचुरली हो सकता है. Why not? You need one good egg to give one pregnancy, and maybe time ज़्यादा लग सकता है, maybe we need some adjuvants, maybe it's a longer process, but it's never a no. It's quite possible. अच्छा डॉक्टर, अगर कोई खुद से बेबी प्लान कर रहा है नेचुरली, तो क्या ऐसा ज़रूरी है उसे किसी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए पहले, या फिर वो नॉर्मल तरीके से प्लान कर सकते हैं, मतलब किसी स्पेशलिस्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है? See, initially, if you're younger, in your early 20s, and if there's no relevant medical or surgical background history to your case, then yes, why not? You can start trying naturally. We do recommend a few tests. Make sure your sugars are in check. Make sure you don't have any hypertensive diseases. Make sure your vitamin levels, B12D, as I've been mentioning. ये prenatal कुछ testing होती है, which we recommend कि this should be in order, so that when you get pregnant, your pregnancy is easier to carry. So if your baseline is fine, then obviously your outcome is going to be easier to carry. So there are certain tests we do recommend, and fix your lifestyle, include walking or some form of exercise. You have to give up smoking and drinking at least 3 months. And take your prenatal supplements. Folic acid is very, very important. At least 3 months that is recommended before you plan your pregnancy, especially if you're in the higher age group, above 30. ओके, सो ऐसा भी कोई टेस्ट होते हैं क्या, जो कई बार ऐसा देखा गया है कि बेबी होने के बाद कुछ डिसीजेस पास ऑन हो जाती है बेबी को फ्रॉम द पेरेंट्स, राइट? तो कुछ ऐसे टेस्ट हम पहले करा सकते हैं सो दैट उनको पहले क्योर किया जाए, अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें पहले क्योर किया जाए, सो दैट वो डिसीज जो है बेबी को पास ऑन ना हो. सो ये जेनेटिक डिजीजेस होती हैं जो पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाती हैं. इनकी टेस्टिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी है. अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है किसी की, अगर आपको खुद से पता है अपना स्टेटस कि मुझे ये डिजीज है, या आपके मल्टीपल अबॉर्शंस रह चुके हैं, या आपकी कोई बेबी में ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट वी डू दिस टेस्टिंग नोन एज प्री जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं उसको, IVF में ही. दैट इज डन इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो बेबी ट्रांसफर किया जाए शुड बी डिजीज फ्री. ओके, तो नहीं, अगर मुझे ये तो हो गया IVF में, अगर कोई नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करता है, हाँ, तो अगर नेचुरली भी अगर कर रहे हैं तो यस, यू हैव टू हैव जेनेटिक टेस्टिंग. बट इसका सोल्यूशन क्या है कि बेबी में ट्रांसफर ना हो, देन वी हैव टू गो थ्रू प्री जेनेटिक टेस्टिंग. बिकॉज अगर दोनों पार्टनर्स कैरियर्स हैं किसी चीज के, एंड अगर वो डिजीज बेबी को ट्रांसफर हो सकती है, तो वी हैव टू मेक श्योर जो बेबी आप दोनों के गमीत से बन रहा है शुड बी डिजीज फ्री. वही वाला सिलेक्ट होकर ट्रांसफर होगा, और उसको हम कैसे करेंगे? हैज टू गो थ्रू IVF. So yes, now it's a very good topic you brought up because this is an indication for IVF. ये खुद से आप नहीं कर सकते नेचुरली रह के, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा. हमें IVF से आपके एम्ब्रियोज बनाने पड़ेंगे, उन एम्ब्रियोज को हमें टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा. जो एम्ब्रियो नॉर्मल आएगा, डिजीज फ्री आएगा, वो ही ट्रांसफर होगा. Yes, that's how it's done. अच्छा, तो डॉक्टर, मिस कैरेजेस के कॉमन रीजंस क्या रहते हैं? मतलब बहुत सारे लोग फेस करते हैं, तो कॉमन रीजंस आपके एक्सपीरियंस में क्या निकल के आए? राइट. सो मिसकैरेजेस डिपेंड्स कि हमारे किस टाइम पे हो रहे हैं. जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में हो रहा है, बीच में जाके हो रहा है, लेटर में कैसे. सो जो फर्स्ट 3 मंथ्स के मिसकैरेजेस होते हैं, मोस्ट कॉमनली उसका कॉज होता है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, यानी जो आपका बेबी है उसमें कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल मेक में प्रॉब्लम है कि वो उस स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसलिए वो अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में ही मिसकैरेज होता है. ये बहुत कॉमन तब होता है स्पेशली जब पार्टनर्स की एज ज्यादा हो जाती है, पार्टनर्स को मे बी कोई नोन डिजीज हो. उस केस में अगर आपका जेनेटिक मेकअप ठीक नहीं है तो अर्ली अबॉर्शन ही हो जाएगा. सेकेंड आता है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी बीच के 3 मंथ्स का अबॉर्शन. वहां पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो होता है आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. मे बी योर यूट्रस इज
अब बहुत सारी चीजें होती है यूट्रस में, सेप्टम हो सकता है, उसका लुक ठीक नहीं हो सकता, मोलेनियर अनोमलीज कहते हैं हम उसको, जिसमें हमारी यूट्रस की शेप खराब हो जाती है, तो वो बेबी कैरी नहीं कर पाता एक स्टेज के बाद और खुद अबॉर्शन हो जाता है। कई बार हमारे यूट्रस में सेप्टम्स आ जाती है, डबल यूट्रस आ जाता है, वो सारी केसेस में हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस ज्यादा दिखते हैं। इनको छोड़ के एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस कहते हैं, जो मदर में अगर हो, जैसे कि हमारा एप्ला बहुत कॉमन होता है, एंटी फॉस्फोलिपिड डिजीज कहते हैं इसको। इसमें एंटीबॉडीज बन जाती है खुद ही के शरीर में जो बेबी को टारगेट करते हैं, जिस वजह से मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारा स्पेक्ट्रम है ऑटोइम्यून डिजीजेस का, अगर आप है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट होता है पहले, फिर प्रेगनेंसी प्लान होती है इसके बाद। सो दिस आर कॉमन फैक्टर्स कि क्यों किसी को बार बार मिसकैरेज होता है। जो मिसकैरेज होते हैं तो वो अर्ली स्टेजेस पे ज्यादा होते हैं या फिर 6, 7, 8 मंथ में जाके ज्यादा होते हैं? See, after a particular point, especially जैसे आप 6, 7, 8 month बोल रहे हैं, later last trimester of pregnancy is not a miscarriage, it's an intrauterine death कहते हैं उसमें आपका बेबी ऑलमोस्ट फुली फॉर्म हो चुका होता है। यूजली देर आर सेवरल फैक्टर्स, I'll tell you honestly, अगर मदर को कोई मेटाबॉलिक डिजीज है, अगर उनको हाइपरटेंशन है, उनको डायबिटीज है, कोई भी रीजन से बेबी के अराउंड का जो वाटर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो कम हो गया, ज्यादा हो गया, ट्रॉमा हो गया, किसी भी रीजन से जहां पे बेबी को कुछ हार्म हुआ और सडनली न्यूट्रिएंट सप्लाई कट ऑफ होगी, ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगी, हार्ट बीट चली जाती है मोस्ट केसेस में, इट्स कॉल्ड एन इंट्रायूट्राइन डेथ। तो सेवरल स्पेक्ट्रम है। अगर आप एक that is why pregnancy has to be under the care of an obstetrician. If you are under the care of a proper doctor, they will always make sure that these things are kept in check. And sometimes there are genuinely no reasons. We don't have explanations, but that is very, very rare that we don't know why this has happened. Usually there's always a reason. So normally आज की डेट में मतलब ऑलमोस्ट सभी वुमेन जो है वर्किंग है, राइट? वो ऑफिस भी ट्रेवल करती है, तो कितने मंथ्स के बाद उन्हें ट्रैवल रोक देना चाहिए, कितने मंथ्स के बाद उन्हें काम पे जाना रोक देना चाहिए? See, I would recommend third trimester is the most important. The first and the third trimester is usually the most important. Once your baby has crossed 3 months, the first trimester is over, you're relatively in a safer zone because we bypassed the common causes of abortions and miscarriages that happen in the first 3 months. Now the second trimester, it's easier for the patient also to travel a bit if you absolutely have to travel. Elsewise, don't travel at all. It's just 9 months. Stay at home and be relaxed. Minimal traveling, be easy on your body. Last trimester, once you cross 36 weeks, it's not really recommended because labor can set in at any time. You should be closer to your doctor and your family. And again, this varies. Depends on high risk pregnancies are different. If you have any risk factor, then your doctor will advise you timely that you can't travel. If it's a normal pregnancy with no risk factors, I would say the second trimester, the 4th, 5th, 6th month, बीच के are the best time to travel if you have to at all. Elsewise, don't travel. हमने IVF की बहुत बात करी, लेकिन क्या IVF 100% सक्सेसफुल है? 100% तो आई थिंक लाइफ में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, IVF की भी नहीं होती. I'll be very honest, and any person who's giving you this guarantee, I don't think it's the right place to be at. आपकी opportunity for outcome to be successful depends on your factors, the cause of your infertility, and based on that we give a percentage and कि इस factor के साथ this much % है chances of succession, chances of your outcome being successful, and it is patient specific. हर patient का individualized outcome percentage होती है. It's not like 70% तो सबके लिए 70% success rate है. No, it depends on patient to patient. But yes, then options also vary patient to patient to increase those chances. So no, not 100% successful, but in majority of cases with the right treatment, I would definitely say 70 to 80% people end up conceiving. अच्छा डॉक्टर गुड न्यूज मूवी आई थी एक अक्षय कुमार की और दिलजीत दोसांझ की, तो उसमें दिखाया है कि स्पर्म एक्सचेंज हो गए, ऐसा मतलब रियलिटी में कितना पॉसिबल है ऐसा? I don't think it's possible. If your embryology lab is up to date and the kind of stringent measures that are taken to handle gametes, क्योंकि it's a very big deal, आप किसी का sperm and gamete handle कर रहे हो लैब के अंदर, I don't think it is possible at this stage because we have double checks in place. We have AI based systems in place जहाँ पे हर गमीट के टैग पे आपके पेशेंट आईडी का टैग होता है, तो वो आप चाह के भी एरर नहीं कर सकते. वो जब मशीन के थ्रू जाता है, if you are using it for another patient, it's going to beep. It's impossible. I don't think it's possible in today's date.
एंड व्हाट अबाउट दैट विकी डोनर मूवी? तो विकी डोनर में दिखाया उसने बहुत सारे मतलब बहुत जगह स्पर्म डोनेट करके बहुत सारे बच्चे हो गए, तो वो रियलिटी ऐसा पॉसिबल है? अब तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। 2021 से जो हमारी न्यू लॉज आ चुकी हैं गवर्नमेंट के, उस हिसाब से एक डोनर एक ही कपल के लिए एक ही बार डोनेट कर सकता है। मल्टीपल डोनेशंस आर नॉट अलाउड, चाहे वो फीमेल डोनर हो, चाहे वो मेल डोनर हो, चाहे वो मतलब अपने स्पर्म्स दे रहा हो या अपने एग्स डोनेट कर रहे हो, आप एक ही बार कर सकते हैं अपने लाइफ में। But और 21 वन से- कपल ओनली। और 21 से पहले ऐसा पॉसिबल? 21 से पहले लॉस ऐसा कोई रूल नहीं था, तो मल्टीपल डोनेशंस हो रहे हो थे आई थिंक। थैंक यू सो मच डॉक्टर, Thank अपना you. टाइम देने के लिए, अपनी नॉलेज देने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।